जी तो देखा आपने किस तरीके से उखड़े उखड़े से नजर आए लालू जी, और यहां तक कह दिया कि वो बधाई भी नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। आनंद प्रधान, जरा जल्दी से दर्शकों को बिहार के बारे में अपडेट दे दीजिए। फिलहाल रुझान और नतीजे जो आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं? नाराजगी की वजह इसी में छिपी है क्या लालू प्रसाद यादव की? नहीं, मुझे लगता है कि नाराजगी से ज्यादा वो अपने अगले विधानसभा चुनावों के लिहाज से पोस्टरिंग कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 40 सीटों के हमारे पास रुझान है उसमें कुछ नतीजे भी आ चुके हैं। कुल 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तारिक अनवर बहुत दिनों बाद शायद संसद में वापस लौटेंगे कटिहार से, और जनता दल यूनाइटेड भी 2 सीटों पर आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर, 7 सीटें बीजेपी को मिली थी और बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक पासवान का, बिल्कुल जबरदस्त स्ट्राइक रेट है 6 सीटों पर। और जो एक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तीनों सीटों पर वो आगे चल रही है, एक तरह से वो आगे चल रही है, और राष्ट्रीय जनता दल 3। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को 3, 1 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और 2 कांग्रेस पार्टी को, तो इस तरह से कुल 6 सीटों पर। और ये एनडीए प्लस जो हो गया, मतलब बीजेपी प्लस जो है उसकी 32 सीटों पर। जो जेडीयू का हम तीसरा एक वहां गठबंधन मान रहे हैं एक तरह से, क्योंकि सीपीआई के साथ गठबंधन करके मिले। 33 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, एनडीए 32 गठबंधन में 32 पर हो गया जी। 32 ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में एक तरह से अगर देखें 40 सीटों वाला सूबा है बिहार में। और याद कीजिए आपका जो सर्वे पोल था 27 ±4 जी, बिहार का नहीं 31 ±4, तो 31 ±4 तो सही हो गया ना, प्लस में गया। लेकिन तो उस हिसाब से देखिए तो उसको अगर देखें तो 27 से लेकर 35 की सीमा थी, उसमें वो करीब करीब सही है। लेकिन जरा बिहार की बात करें तो बहुत खास बात यह है कि लालू यादव को लेकर एक उम्मीद लग रही थी कि लालू यादव मुस्लिम यादव समीकरण को एक तरह से पुनर्जीवित करने में कामयाब हुए, और वो एक फैक्टर होगा जो मोदी के लिए मुश्किलें होगा। बिहार में जेडीयू के लिए तो अपेक्षित था 2-3 सीट। प्रदीप जी एक बार जरा बिहार का जातीय समीकरण में जानबूझ के, ताकि उस पर भी चर्चा हो जाए। देखिए बिहार में लालू यादव के रिवाइवल की जो बात हो रही थी, 16% मुसलमान, 14% यादव, ये 30% जो है, और माना जा रहा था कि कैंडिडेट जो होगा उसकी जाति का 4-5% और जोड़ लीजिए तो 34-35% होता है। लेकिन बीजेपी को वहां 40% वोट मिल रहा है। तो वो हमें इसकी वजह से जो है वो लालू यादव को सीटें जो नहीं मिली, वोट निश्चित रूप से मिला होगा। वोट क्या है, वोट परसेंटेज आपके पास है बिहार का? बिल्कुल, उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी को 30% वोट मिल रहे हैं, और एक तरह से ये जो 30% वोट हैं वो पहली बार बीजेपी को अकेले बिहार में अकेले अपने दम पर। पिछली बार देखें जेडीयू को 20 सीटें मिली थी, 24% वोट, बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, 13%, 13 से सीधे 30% पर बीजेपी गई। बिल्कुल, सीटें भी कम थी, बट वोट शेयर बढ़ा तो ऑब्वियसली सीट उस एक तरह से मुख्य पार्टी हो गई वो, और उसको 30% वोट मिले हैं। और एलजेपी का वोट इसमें जोड़ लीजिए करीब 6% के आसपास, तो 36% हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी वोट जोड़िए तो 40% के ऊपर वो निकल जा रहे हैं। बहुत अहम है इसको प्रदीप जी, इसको इस तरह से अगर और आरजेडी को 21% वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 8% वोट मिले हैं, और जो एनसीपी है उसको वोट मिले हैं करीब 1% से भी कम के वोट हैं। तो आप कह रहे हैं आरजेडी को कितने फीसदी वोट वोट मिले हैं, कितने फीसदी? करीब इनको मिलाकर कुल वोट तो इनको 30% हो रहे हैं आरजेडी 21%। तो अगर देखें तो आरजेडी को 19% पिछली बार था, तो वोट शेयर आरजेडी का 2% बढ़ा है, बट 4 से सीट कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान भी बटा है, यादव भी बटा है, मुसलमान ज्यादा बटा है। एक बार जरा बिहार के जातीय समीकरण की बात करें प्रदीप जी, जो हमारे पास जो जातीय समीकरण है बिहार का, जिसमें 12% यादव, 6% वैश्य, कोयरी 5%, कुर्मी 3%, ओबीसी 26%, ईबीसी 30%, महादलित 12%, जिसमें 5% पासवान है। अब ये सब वो पासवान महादलित ये कॉम्बिनेशन है जिसने नीतीश जिस पर बैंक कर रहे थे, और महादलित का उन्होंने अपना एक अलग किस्म का रेनबो अम्ब्रेला बनाया। तो मान लें जो सबसे आम है, जो इस पूरे चुनाव के हर राज्य से जो नतीजे आ रहे हैं उससे दिख रहा है, जो सबसे अहम है कि मोदी की वेव ने, मोदी की सुनामी ने, मोदी की लहर ने, आज हम जो भी कहें सब चलेगा, इसने दलित, महादलित, पासवान, ईबीसी, ओबीसी सबको तोड़ के ध्वस्त कर दिया। नहीं, आप देखिए कि बीजेपी ने बड़ी होशियारी से दोनों काम किया है। इसलिए पहले एक
सामाजिक समीकरण बनाया। नीतीश उस पर को बैलेंस करने के लिए उर्मिलेश जी नहीं है, वो जो रसायन वो लेके घूम रहे थे, वो रसायन दरअसल बीजेपी के पास निकला, वो मोदी का रसायन था जिसने यूनाइट कर दिया इनको सब, और कास्ट की लाइन पर सोचने से रोका लोगों को कि केवल जाति के आधार पर वोट बने। इसको दूसरा पहलू भी तो हम इसका मान सकते हैं कि पासवान का जो 6% वोट है, जो ट्रांसफरेबल माना जाता रहा है, पासवान आए, उपेंद्र कुशवाहा का जो 3-4% कोई वोट है वो भी ट्रांसफरेबल माना जाता है, वो भी आए। तो ये जो 10% वोट है ये बीजेपी को मिला बिहार में, निश्चित रूप से मिला। हाँ। उसके बाद जो बिहार में बीजेपी ने बाकी बैरियर्स को भी कहीं ना वही कह रहे हैं, उसको तोड़ा उसने, बीजेपी ने तोड़ा कि जाति के का जो गठबंधन था, जो जाति आग्रह था, उसको ढीला किया, वो उसको हिंदुत्व और विकास के दायरे में समेटा, इसलिए वो पूरा ट्रांसफर भी हुआ और एडिशनल वोट भी आया बीजेपी को। एक चीज और इससे पता चल रही है, अगर इसको ये देखें कि जो नेता, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, सिर्फ ममता को छोड़ दीजिए, ममता पर आगे हम बात करेंगे, ममता बनर्जी पर, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे और जो केंद्रीय मंत्री बहुत सारे थे, सलमान खुर्शीद हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, ऐसे बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने, और कपिल सिब्बल, जिन लोगों ने मोदी को बहुत टारगेट किया और एंटी मोदी, जनता ने निशाना बनाया, एंटी मोदी कैंपेन और मोदी हेटर के तौर पर जो राजनीति करते रहे, सबको जनता ने हाशिए पर भेजा। अगर आपका जनाधार नहीं है स्ट्रांग तो ममता बनर्जी ने टारगेट किया। मुलायम का, मायावती का और लालू का जनाधार था वो। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं था उनके पास, जो ममता बनर्जी के पास था। बंगाल में बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं थी पहले से, वो भी एक कारण है। उसी तरह से बंगाल थोड़ा बाहर है, बंगाल की संभाल ले गई, बंगाल के क्वेश्चन ख्याल से कांग्रेस ने गेन किया, बल्कि बीजेपी ने गेन किया, बीजेपी ने गेन किया, पर ममता ने भी गेन किया। सीटों के मामले में आगे उनके लिए खतरा है। 13 सीटें ममता को ज्यादा मिल रही पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, तो पिछली बार की तुलना में वो गेन कर रही हैं, लेकिन बावजूद गेन करने के एक चीज और देखिए, चाणक्य वाले सर्वे में था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सीपीएम से ज्यादा वोट मिलेंगे। थे वो है क्या? नहीं, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। वहां पर सीपीएम के वोट अभी भी ज्यादा हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पश्चिम, एक मिनट, चूंकि पश्चिम बंगाल की बात की, हमारे साथ अमृता धवन है, कांग्रेस की नेता, उनके पास चलेंगे। माफ करें, अमृता के पास। लेकिन पश्चिम बंगाल में कितना वोट परसेंटेज है अभी तक आनंद प्रधान टीएमसी को? टीएमसी को 39% वोट मिले, 39%। हाँ, तो देखिए, और सीपीएम को मिले हैं 22.6%, यानी करीब 23% वोट मिले हैं। बीजेपी को 17% वोट मिले हैं। सीपीएम आगे है, लेकिन सीटों के मामले में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही हैं और सीपीएम को भी 2 सीटें मिल रही है, क्योंकि जो फर्स्ट पास कंसंट्रेशन के कारण, कुछ जगहों पर कंसंट्रेशन के कारण वहां पर वो जीत रहे हैं और उनको सीटें ज्यादा मिल रही हैं। कांग्रेस की नेता अमृता धवन हमारे साथ मौजूद है, जरा जल्दी से हम अमृता का रुख करेंगे। अमृता, जिस तरीके के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो लग रहा है अस्तित्व का ही संकट पैदा हो गया है। देखिए, नतीजे तो बिल्कुल निश्चित रूप से निराशाजनक है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नतीजे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है या कांग्रेस पार्टी का आ गया है। चुनाव, जो लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, उसमें हार और जीत उसमें उसका हिस्सा होता है, और बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने इस हार को एक्सेप्ट करते हुए, इस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए आगे की रणनीति, जिस तरीके से मंथन करने के बाद, एक इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद कि किन किन वजहों से हम लोग पीछे रह गए और ऐसा क्या हुआ कि 10 साल इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी हम लोग लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, लोगों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। अमृता धवन, जो बेहतरीन उपलब्धियां थी। अमृता धवन, आप यूथ लीडर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, युवाओं के बीच आपकी पहचान बैठ रही होगी, वहीं से आप राजनीति में आई हैं और देश के युवाओं ने ही खारिज कर दिया आपकी पार्टी को। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा हार जीत हिस्सा होता है, किसी भी सियासी दल का होना भी चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले 3 साल के भीतर जितने भी चुनाव हुए हैं, ज्यादातर में हार आपके हिस्से है, और उसके बाद आपने कहा आप चिंतन मंथन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी दुर्भाग्य है। देखिए, शायद आप ये भी जानते होंगे, अगर आप आंकड़े गिनवा रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस लोकसभा चुनाव में जब से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। अब ये सब कोई कहने का मतलब नहीं है। खिलाफ एक मैंडेट है और आपके स्पष्ट रूप से आपके खिलाफ एक मैंडेट है,
तो डेफिनेटली वो हार का सामना हम लोगों ने किया है और उसको हम एक्सेप्ट कर नहीं, वो तो एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अमृता धवन, स्तरों पर हमारी कमी रह गई। अमृता धवन, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विकास का मुखौटा लगाकर एक जीत पाना अलग बात है और एक धरोहर होना धर्मनिरपेक्षता की वो एक अलग बात है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अमृता बीच में रोक रहा हूं। अब ये धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की जो थ्योरी है, अमृता, ये धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की जो पूरी राजनीति है, जनता ने जो जनादेश दिया उससे खारिज होती है। अब आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के नाम पर जो इतनी बयानबाजी हुई, इंपोर्टेंट तक कह दिया सलमान खुर्शीद ने, दिग्विजय सिंह न जाने क्या क्या कहते रहे, बेनी प्रसाद वर्मा के 300 बयान है। अमृता, मुश्किल ये है कि आप जनता को समझ नहीं पा रही है। अंदर से इंक्लूसिवनेस और सेकुलरिज्म कैसे हटा सकते हैं? हो सकता है कि वो एजेंडा इस चुनाव में नहीं, ऐसा है कि आप सेकुलरिज्म नहीं हटा सकते। ये बहुत अच्छे बातें हैं, लेकिन आपके नेतृत्व की तरफ से बार बार ये मुद्दे दोहराए भी गए, तो क्या माना जाए? क्या ये नेतृत्व के स्तर पर कमी रही? ऐसा है कि सेकुलरिज्म को नहीं हटा सकते, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह के सेकुलरिज्म की बात कांग्रेस कर रही है उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अमृता, 2 सवाल, दोनों के जवाब दीजिए। देखिए, जनता ने 2 चीजों को रिजेक्ट किया है। सबसे पहली बात कि जो सबसे पहले सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने रोजगार का अधिकार दिया, हमने वन अधिकार दिया, हमने किसानों के। अरे आपने सारे अधिकार दिए, जनता ने कोई अधिकार आपसे नहीं लिया। जनता ने आपसे शासन का अधिकार छीन लिया। आखिरी अमृता, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाए। जनता को आपने बहुत अधिकार दिए, जनता ने आपसे शासन का, गवर्नेंस का अधिकार छीन लिया। अमृता, जनता ने आपसे गवर्नेंस का अधिकार छीन लिया। कोई बात नहीं, हम विपक्ष, हम कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी रूप में धर्मनिरपेक्षता और इंक्लूसिवनेस के साथ समझौता नहीं हो और विकास के रास्ते पे जो काम अमृता करेगी, हम उनका साथ देने को तैयार हैं। अमृता, 10% नंबर चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, 55 सीटें, तब आप लीडर ऑफ अपोजिशन लायक भी नहीं छोड़ा। विपक्ष के नेता के लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा। आप विपक्ष, आप देखिए कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनना हमारे लिए महत्व नहीं है। नहीं, हम विपक्ष में बैठ रहे हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। बधाई हो आपको, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। बधाई हो अमृता, बधाई हो अमृता, बधाई हो अमृता। और यही है कि देश में आपको जनता के नब्ज को समझना होगा। मुश्किल क्या है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी या तो जनता के नब्ज को समझ नहीं पा रही है, या जिस ढंग से जनता के पास जाना चाहिए वो नहीं गई, या बीते 4-5 सालों में जो कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा यूपीए 2 का, उसमें इतनी खामियां, कमियां, भ्रष्टाचार, करप्शन से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, इतनी चीजें रही कि सब चीज कांग्रेस के हिस्से में। और आज जितनी ह्यूमिलिटी